Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 11th of September 2020 Friday. Inspiration of the day is when life gives you 100 reasons to cry, show life that you have 1,000 reasons to smile. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Reliance may offer up to 40% in retail arms to Amazon. After the investment of Silver Lake, Reliance Industry is looking to sell out approximately 40% to the big e-commerce company that is Amazon.com Inc. हालांकि अभी इस न्यूज़ पे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, बट द पीपल दोज हु आर अवेयर फ्रॉम द मैटर आर सेइंग दैट मुकेश अंबानी हैज ऑफर्ड roughly $20 billion stake in its retail business to Amazon. And a very significant negotiation is going on for this potential transaction between Amazon and Reliance Industry. और अगर ये डील फाइनल होती है तो ये इंडिया में एक बहुत बड़ा रिटेल का बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट क्रिएट करेगी जिसकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी बहुत सिग्निफिकेंट होगी और ऑफलाइन प्रेजेंस भी बहुत सिग्निफिकेंट होगी. ऑन द अदर हैंड इट विल टर्न द जेफ बेजोस एशियाज रिचेस्ट मैन फ्रॉम इट्स राइवल. तो अगर ये डील फाइनल होती है तो मिस्टर जेफ बेजोस विल बिकम द एशियाज रिचेस्ट मैन फ्रॉम राइवल्स इनटू एलाइज इन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट इनटू द वर्ल्ड. सो करेंटली Reliance Industry is looking forward to sell approximately 40% of its stake to Amazon. और जो डील है उसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू $20 बिलियन बताई जा रही है एज पर द करंट वैल्यूएशन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री. और इंडिया के लिए ये अभी तक की सबसे बड़ी डील होगी. इवन फॉर Amazon दिस डील वुड बी द बिगेस्ट डील एवर इन द हिस्ट्री ऑफ Amazon एज वेल एज इंडिया एज पर द डेटा कंबाइंड बाय ब्लूम्सबर्ग. तो अगर रिलायंस की बात करें तो जैसा करंटली हमने सुना भी होगा और कल हमने डिस्कस भी किया था कि रिलायंस की ऑफलाइन प्रेजेंस भी बहुत सिग्निफिकेंट है इंडिया में. आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ द वन रिटेल और बिगेस्ट रिटेल मार्ट, रिलायंस हैज approximately presence into 7,000 towns with 12,000 stores operated by Reliance Retail. और अगर मुकेश अंबानी की पर्सनल वेल्थ की बात करें तो करंटली मुकेश अंबानी हैज added $24 billion into its personal wealth only for this year. और परसों के अनाउंसमेंट के बाद जब सिल्वर लेक ने अप्रॉक्सीमेटली 1.7% का स्टेक रिलायंस की रिटेल फर्म में इन्वेस्ट खरीदा था और उसके बाद ये 40% का जो अमेजोन को सेल होने वाला है स्टेक, इन दोनों ही न्यूज़ के बाद वी कैन ईजिली सी द सर्ज into the record high prices of Reliance Industries shares. So Reliance Industry के shares 7.1% से positively react कर रहे हैं on stock market as per the Bloomberg data. तो सिल्वर लेक के इन्वेस्टमेंट के बाद और ये जो अमेजोन का इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर हुआ है, हालांकि अभी इसका कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, बट स्टॉक मार्केट रूमर्स पर भी बहुत ज़्यादा एक्ट करता है. तो हम देख सकते हैं कि सितंबर में जो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर प्राइसेस थे वो अप्रॉक्सीमेटली सितंबर 9 में 2,161.30 से बढ़ करके सितंबर 10 में 2,314.70 पर आ गया. दैट इज द एक्चुअल इंक्रीज ऑफ 7.1%. तो अगर ये डील फाइनल होती है तो रिलायंस जियो की तरह रिलायंस की रिटेल आर्म भी इंडिया में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस प्रेजेंस के साथ एंटर कर जाएगी. अमेजोन को भी एक अच्छी खासी कवरेज मिलेगी इंडिया में. Although we have discussed about the negative consequences of all these shorts of the alliances, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जब रिलायंस जियो का और फेसबुक का जब अलायंस हुआ था तब भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि किस तरह से बड़े बड़े अलायंसेस जब दो बड़ी बड़ी कंपनीज मिलती हैं तो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनको किस तरीके से या उन पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, इवेंचुअली कस्टमर पर, कंज्यूमर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. एट अ इनिशियल लेवल दीज डील्स लुक वेरी गुड, but after some period of time, after a longer period of time, these types of deals are actually not very beneficial for consumer and society.
तो अगर ये डील होती है तो रिलायंस रिटेल विल बिकम द लार्जेस्ट रिटेल बिजनेस हाउस इन इंडिया विद द सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ Amazon. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1. Government committee to gog interest waiver impact. So now Union Government of India on Thursday set up a 3-member expert committee specially led by CAG. CAG means Controller and Auditor General of India. Why Union government have set up this committee? In order to gauge the impact of waiving interest on loan for the borrowers during the 6-month moratorium period. तो कोविड-19 की सिचुएशन में जब आरबीआई ने जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं जो बोरोवर्स हैं उनको 6 मंथ का मोराटोरियम पीरियड दिया था फॉर deferring their interest payment or loan repayment. Student mind the word deferring. postpone नहीं किया था, cancel नहीं किया था, waive off नहीं किया था, defer किया था कि आप 6 महीने बाद अपना जो लोन आपके चल रहे हो इसकी इंस्टॉलमेंट आप 6 मंथ बाद पे कर सकते हैं. क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारे बिजनेस इम्पैक्ट हुए थे, उनकी अर्निंग इम्पैक्ट हुई थी, उनके रिवेन्यूज इम्पैक्ट हुए थे. तो आरबीआई ने एक चांस प्रोवाइड किया था कि एज पर द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 आपके पास इनकम नहीं है, रेवेन्यू नहीं है सारे बोरोवर्स के पास, तो आप 6 मंथ बाद अपना लोन रीपेमेंट, इंटरेस्ट रीपेमेंट कर सकते हैं. लेकिन जब वो 6 मंथ की पीरियड खत्म हुआ तो उससे पहले ही कई सारे और कंसर्न अराइज हो गए. कुछ जो बोरोवर्स है उन्होंने कहा इसको दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया जाए, बट कॉमर्शियल बैंक्स जो थे वो उस चीज़ पर एग्री नहीं कर रहे थे. ऑन द अदर हैंड जो 6 मंथ का मोराटोरियम पीरियड मिला था उस पर जो इंस्टॉलमेंट थी, उस इंस्टॉलमेंट पर जो इंटरेस्ट लगता था, लोन रीपेमेंट की जो इंस्टॉलमेंट थी उस पर जो इंटरेस्ट लगता था, कमर्शियल बैंक्स ने इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट चार्ज किया, जिसको लेकर के सारे बोरोवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गए हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आरबीआई और गवर्नमेंट को टाइम दिया कि कुछ टाइम के लिए वो ऐसे अकाउंट्स को जो कि अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं दे रहे, लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, फिलहाल के लिए उनको एनपीए की कैटेगरी में ना डाला जाए जब तक कि इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट पर जजमेंट ना आ जाए. और सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और गवर्नमेंट को यह भी डायरेक्शन दी है कि दैट दे शुड वर्क together in order to find out the solution for this problem. because सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड है कि उस 6 मंथ के ड्यूरेशन में बिजनेस इम्पैक्ट था, बिजनेस अर्निंग हुई नहीं, तो लोन की रीपेमेंट तो ठीक है बट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट गुड. बट बैंक्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कमर्शियल बैंक्स और आरबीआई का ये कहना है कि जो बैंक्स के पास पैसा होता है जो वो लोन के फॉर्म में देते हैं, जो फंड होता है, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू बैंक, दैट एक्चुअली बिलोंग्स टू डिपॉजिटर. और बैंक को डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इट विल बी फाइनेंशियली अनवायबल फॉर कमर्शियल बैंक्स कि वो जो बोरोवर्स हैं उनका इंटरेस्ट वेव कर दे और जो डिपॉजिटर्स हैं उनको इंटरेस्ट पे करे ऑन देयर डिपॉजिट्स. तो बैंक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2 हफ्ते का टाइम दिया था गवर्नमेंट को टू फाइंड आउट द प्रोबेबल सोल्यूशन विद द कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई. तो उसी सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 मेंबर की कमेटी फॉर्म करी है, जो कि बेसिकली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया राजीव मेहरिषि के द्वारा चेयर होगी. और ये कमेटी ये फाइंड आउट करेगी कि अगर कमर्शियल बैंक्स इंटरेस्ट वेव करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है, तो इंडिया में बैंकिंग सेक्टर पर, फाइनेंशियल सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा, और उसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बोरोवर्स पर क्या फर्क पड़ेगा, एंड व्हाट कुड बी द प्रोबेबल सोल्यूशन. सो नंबर ऑफ कंसर्न आर देयर, और उन सारे कंसर्न को रिजॉल्व करते हुए ये कमेटी एक सोल्यूशन पर पहुंचेगी, कुछ अपनी रिकमेंडेशन देगी. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो 2 हफ्ते का टाइम दिया है, इसी 2 हफ्ते के टाइम में इस कमेटी को सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोबेबल सोल्यूशन या रिकमेंडेशन सेंड करनी है. तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि राजीव मेहरिषि की द्वारा जो कमेटी थी वो किस लिए बनाई गई थी. राजीव मेहरिषि कमेटी 3 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी, 3 पैनल कमेटी का क्या पर्पस था, तो ये आप ध्यान रखेंगे. राजीव मेहरिषि की जो कमेटी थी दैट वाज फॉर्म्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to gauge the impact of waiving interest on loan for the borrower during 6 month moratorium period.
हालांकि इस इशू पर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड बहुत क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लग रहा है बोरोवर्स पर, दैट शुड बी वेव्ड ऑफ। आप रीपेमेंट्स लीजिए, जो नॉर्मल इंटरेस्ट आप लोन पर चार्ज कर रहे थे वो लीजिए, बट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं सही है, क्योंकि उस पर्टिकुलर 6 मंथ के ड्यूरेशन में जितने भी बोरोवर्स थे उनकी कोई इनकम नहीं हुई, अर्निंग नहीं हुई, तो बैंक को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और ना कि कोई पेनल्टी जाननी चाहिए कि जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वो बैंक चार्ज कर रहे हैं। बैंक्स के अपने कंसर्न हैं, उनका ये कहना है कि बैंक्स आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम हाई एनपीए रेशियो। उस सिचुएशन में अगर इस तरह के प्रोविजंस लेंगे या इस तरह के वर्डिक्ट्स आएंगे बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इट विल बी द वेरी पैथेटिक सिचुएशन फॉर फाइनेंशियल इंडस्ट्री और स्पेशली बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। बट सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज जस्ट लाइक अ पेनल प्रोविजन, लाइक अ पेनाल्टी फॉर द बोरोवर्स फॉर नॉट पेइंग देयर रीपेमेंट ऑन टाइम। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है दोनों को, सेंटर और आरबीआई को, दैट दे शुड वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रोबेबल सोल्यूशन। तो जिसके लिए कमेटी फॉर्म कर दी गई है, देखते हैं आगे ये कमेटी क्या रिकमेंडेशन देती है और उसके बेसिस पर ही सुप्रीम कोर्ट के फर्दर के ऑर्डर या जस्टिस या वर्डिक्ट डिसाइड होंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 2। ARC stripping assets stressed from tell RBI. If you have remember, we have already discussed about ARC. ARC stands for Asset Reconstruction Company. मैं आपको पहले भी कई बार वीडियोस में बता चुकी हूँ कि Asset Reconstruction Companies क्या होती हैं। बेसिकली अगर बहुत सिंपल टर्म में बताएं, आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगे नेट पे, लेकिन अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई करूँ इसको तो Asset Reconstruction Companies नाम से ही लग रहा है कि ये जो बैंक्स होते हैं उनके जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं उनका रिकंस्ट्रक्शन करती हैं। कैसे? बैंक का कोई एनपीए हो गया, बैंक का बेसिक जो काम होता है वो लेंडिंग और डिपॉजिट के लिए होता है, बैंक का काम लोन रिकवरी नहीं होता। बैंक्स डू नॉट हैव एनी एक्सपर्टाइज ऑन लोन रिकवरी। अगर बैंक का एनपीए हो गया, लोन डिफॉल्ट हो गया, लोन रिपेमेंट नहीं होगा, तो अगर बैंक अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज, अपनी एनर्जी लोन रिकवरी की तरफ चैनलाइज करेगा तो जो उसका कोर फंक्शन है, जो बैंक्स का कोर फंक्शन है, दैट इज लेंडिंग एंड डिपॉजिटिंग, वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ऑन द अदर हैंड जो बैंक का एनपीए हुआ है, लोन डिफॉल्ट हुआ है, उसकी वजह से बैंक को लॉस भी होता है। तो बैंक्स क्या करते हैं, अपना जो एनपीए है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, डिफॉल्ट लोन है, स्ट्रेस लोन है, वो एआरसीज को सेल कर देते हैं। एआरसीज कुछ अमाउंट का उनको पैसा देकर के, से अगर वो 100 रुपए का लोन है तो एआरसीज विल गिव 70-60 रुपीज से वो लोन बैंक से खरीद लेती हैं। इसके बाद इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एआरसी टू रिकवर वॉट एवर दे कैन रिकवर, और सेल आउट जो भी उन्हें करना है वो करके अपने उससे जितना मैक्सिमम वो रिकवर कर पाएंगे वही उनका प्रॉफिट होगा। अगर एआरसी ने 60 रुपए में कोई लोन खरीदा है, 100 रुपए का लोन, तो एआरसी ये कोशिश करेगी कि उसको 70-80 में बेचे, जिससे कि एआरसी के पास 20 या 25 रुपए का तो प्रॉफिट आ ही। तो एआरसी बेसिकली यही करती है। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल नंबर, इसको आप वर्ड बाय वर्ड या नंबर बाय नंबर नहीं लेंगे। इट्स अ हाइपोथेटिकल, मैंने आपको समझाने के लिए 100 रुपए का एग्जाम्पल लिया, अदरवाइज लोन्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, एनपीएस बहुत बड़े बड़े अमाउंट के होते हैं। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बेसिकली प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा ऑपरेट होती है। बहुत सारी एआरसीज हैं, हालांकि कमर्शियल बैंक्स की, नेशनलाइज्ड बैंक की, स्टेट ओन्ड बैंक्स की ये डिमांड उठती रहती है कि गवर्नमेंट को भी एआरसी की फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट ओन्ड एआरसी बनानी चाहिए जो कि कमर्शियल बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक के सारे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को खरीद करके उनकी बुक को क्लियर कर दे और जो रिकवरी है लोन्स की वो रिकवरी करे। इससे बैंक्स को बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट जो एआरसीज हैं दे आर एक्चुअली नॉट वर्किंग प्रॉपरली। वो तो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली वर्किंग फॉर द बेनिफिट और द रिवाइवल ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक और द स्टेट ओन्ड बैंक्स। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर स्टैंड है दैट गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू एनी शॉर्ट ऑफ एआरसी, क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है एआरसी में, तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट का ये कहना है। अब देख लेते हैं आज की न्यूज़ क्या है। आज की न्यूज़ ये है कि जितने भी स्ट्रेस्ड फर्म्स हैं जो एक्चुअली एनपीए टर्न अप हो गई थी, जिन्होंने लोन लिया था डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स से, उन्होंने आरबीआई को कंप्लेन करी है कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से जिन्होंने उनके लोन को खरीदा है, दे आर एक्चुअली स्ट्रिपिंग ऑफ द असेट्स एंड हेल्पिंग द फॉरेन कंपनीज टू इंडल्ज इनटू दो स्ट्रेस कंपनीज। फॉरेन जो फंड्स हैं उनको हेल्प कर रही हैं कि वो आए, वो स्ट्रेस फर्म्स में इन्वेस्ट करें, इंडल्ज करें, इंडिया में इन्वेस्ट करें। मतलब वो जो
asset reconstruction companies and they are taking it as an opportunity or providing this opportunity to foreign investors, foreign funds to invest into India. In a letter to RBI, one of the stress company pointed out that after taking over the debt from the bank, ARCs are giving backdoor entry to the vulture funds through an effective Benami structure which is currently available only for reconstruction and securitization कंपनीज. तो रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज के लिए जो बेनामी स्ट्रक्चर अवेलेबल है उसके बेसिस पर उस क्लॉज को यूज करते हुए जो ARCs हैं, प्राइवेट ARCs हैं, दे आर गिविंग बैक डोर एंट्री टू वल्चर फंड्स एंड दैट इज हैम्परिंग द बेनिफिट ऑफ द ऑलरेडी स्ट्रेस्ड फर्म्स और फाइनेंशियली डिस्ट्रेस कंपनीज जो कि NPA हो चुकी हैं या जो कि आप ये कह सकते हैं इंसॉल्वेंट हो गई. तभी तो उनको ARCs ने खरीदा. ऐसी कंपनीज जिन्होंने बैंक से लोन लिया फिर वो लोन रीपेमेंट नहीं कर पाई तो उनके सारे असेट्स जो थे वो बैंक्स पे गिरवी थे. अब उन्हीं असेट्स को ARCs ने खरीद लिया तो ऐसी कंपनी ट्रस्ट फर्म्स ही कहलाएंगी या इंसॉल्वेंट फर्म्स से इनका रिजोल्यूशन चल रहा है. तो उन्होंने कंप्लेन करी है RBI के पास कि ARCs जो है वो फॉरेन फंड को, वल्चर फंड्स को बैकडोर एंट्री दे रही हैं बाय यूजिंग द इफेक्टिव बेनामी स्ट्रक्चर विच इज currently available only for reconstruction and securitization companies. अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि वल्चर फंड्स क्या होते हैं. बेसिकली नाम से लग रहा है वल्चर मीन्स गिद्ध. तो इस तरह के फंड या हम बोल सकते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स या ऐसे इन्वेस्टर जो फंड बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज में या ऐसी कंपनीज में जो कि पुअरली परफॉर्म कर रही हैं, जो कि करंटली अंडर वैल्यूड है. मतलब इंटेंशनली ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि इस तरह की कंपनी सर्च करते हैं जो कि सिक हो, जो कि अंडर परफॉर्म्ड कर रही हो किसी भी पर्टिकुलर एक्सटर्नल रीजन की वजह से, जो कि अंडर वैल्यूड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन इन्वेस्टर्स को पता है कि ऑल दीज फर्म्स आर एक्चुअली वायबल बिजनेस बट बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स इनकी करंट जो वैल्यू है वो लोवेस्ट वैल्यूएशन पर है. तो इस तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसी कंपनीज को सर्च करते हैं इन ऑर्डर टू गेट एंट्री इनटू पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इन ऑर्डर टू गेट एंट्री इनटू पर्टिकुलर इकोनॉमी, जहां पर अदरवाइज इन्वेस्टमेंट करना या किसी अदर मोड से इन्वेस्टमेंट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट और अ लेंथी प्रोसेस. तो स्ट्रेस कंपनीज ने RBI के पास एक कंप्लेन करी है. स्ट्रेस कंपनी से ARCs आर फेलिंग टू रीस्ट्रक्चर्ड इन अप टू 12 मंथ. जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है उसमें स्ट्रेस कंपनीज जो को रिस्ट्रक्चर नहीं कर पा रही, ARCs लोन रिकवरी नहीं कर पा रही हैं और इसी की वजह से दे आर नाउ इनवाइटिंग द फॉरेन वल्चर फंड्स टू टेक ओवर द स्ट्रेस कंपनी एंड गेट एंट्री, बैकडोर एंट्री इनटू द इंडियन मार्केट. और जिसको लेकर के जो स्ट्रेस कंपनीज हैं उन्होंने सेंट्रल बैंक से पूछा है वेदर एन अनरजिस्टर्ड फॉरेन क्रेडिट फंड इज अलाउड टू यूटिलाइज द रजिस्ट्रेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर लोकल ARCs टू एक्वायर इंडियन रुपी डेट अंडर सरफासाई एक्ट. सरफासाई एक्ट बेसिकली क्या होता है बहुत जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002. तो उसका शॉर्ट फॉर्म है सरफासाई. फिर से बोलती हूँ द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड Enforcement of Securities Interest Act 2002. Basically, this act allows banks and other financial institutions to auction residential or the commercial properties to recover their loan. तो ARCs ने अगर खरीद लिया है बैड लोन को तो ARCs के पास ये राइट आ जाता है कि वो जितने भी रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज थी जिन जो एक्चुअली कोलेट्रल की फॉर्म में रखी गई थी फॉर टेकिंग द लोन्स उनको बेच करके लोन रिकवरी कर पाए. तो जो स्ट्रेस कंपनीज है उनका एक क्वेश्चन है क्या इस तरह के रिकंस्ट्रक्शन में और इस तरह के सेलिंग में, ऑक्शन में क्या अनरजिस्टर्ड फॉरेन क्रेडिट फंड्स अलाउड हैं जिसकी जो एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एक्चुअली हमारे एसेट्स और लोन्स को खरीद रहे हैं बाई ARCs. तो ये बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं कंप्लेन है, प्रॉब्लम है जो एक्चुअली स्ट्रेस कंपनीज ने ARC के अगेंस्ट करी है. इवन यहाँ तक कि लेटर में ये भी कहा गया है
कि ARCs आर अलाउइंग ग्लोबल फर्म टू यूटिलाइज देयर प्लेटफॉर्म टू एक्वायर द डिस्ट्रेस डेट मोस्टली फ्रॉम पब्लिक सेक्टर lenders at the deep discount with an underlying premises that the value paid for the company would effectively become the enterprise value and restructuring would be undertaken in a time bound manner. तो पब्लिक सेक्टर जो लेंडर्स थे, जो स्ट्रेस कंपनीज हैं, उनमें भी ये फॉरेन या वर्चुअल फंड्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो अब ये ARC ने रिटर्न में कंप्लेन करी है, स्ट्रेस फर्म्स ने रिटर्न में कंप्लेन करी है RBI को. अब RBI इस पर क्या डिसीजन लेती है ARC को लेकर के फ्यूचर में देखने वाली बात है. ये सारे की पॉइंट्स हैं जो कंप्लेन लेटर में लिखे हुए हैं, जो बेसिकली स्ट्रेस फर्म्स ने RBI को लिखे हैं फॉर जिसमें कई सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं ARCs पर. उनका ये कहना है कि जो ARCs हैं, जो फॉरेन फंड्स हैं, वो केवल हायर रिटर्न्स पर फोकस कर रहे हैं कि उनको कितना रिकवरी, उनकी मैक्सिमम रिकवरी हो जाए. ARC कंपनीज इस बात पर फोकस बिल्कुल नहीं कर रही कि कंपनी टर्न अराउंड हो जाए, कंपनी वापस से वायबल हो जाए, कंपनी वापस से गोइंग कंसर्न हो जाए. लेकिन अगर कोई कमर्शियल बैंक्स होता है, इसी बात में ARCs में बैंक्स में डिफरेंस होता है. बैंक्स जब भी लीज करते हैं या बैंक्स कभी भी सेल करते हैं कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो वो इस बात की कोशिश करते हैं कि ये जो बिजनेस है ये लिक्विडेट ना हो, ये एक्चुअली रिवाइव कर जाए. तो ये बहुत सारे एलिगेशंस हैं जो स्ट्रेस फर्म्स ने लगाए हैं ARCs पर, ऐसी स्ट्रेस फर्म जिनको ARCs ने खरीद लिया था. तो RBI इस पे किस तरीके से मूव लेती है ये हम आगे कवर करेंगे. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6. विल क्लैम्प डाउन ऑन फर्म्स दैट बाईपास MEIS कैप कॉमर्स डिपार्टमेंट. So, anticipating a move by some companies to divide their claims for the benefit under Mercantile Export of India scheme, that is called as MEIS, to work around the new 2 crore cap, the Commerce Department has decided to keep a close watch on filing. If you remember, आई थिंक प्रीवियस वीक में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने MEIS स्कीम पर 2 करोड़ का कैप लगा दिया है कि 2 करोड़ से ज़्यादा इंसेंटिव नहीं देगी पर एक्सपोर्टर को अंडर MEIS स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह पॉइंट ऑफ व्यू था कि ऑलरेडी MEIS स्कीम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर चुकी है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं. बट जितना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मर्केंटाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम में किया है, उसके अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट अराइज नहीं हुए हैं. तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब MEIS स्कीम को बंद करने वाली है, जो कि हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं. इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना है कि इसके रिप्लेस में MEIS के रिप्लेस में और सर्विसेज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम के रिप्लेसमेंट में कौन सी नई स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ला रही है. तो अब इस पर कई सारी कंपनीज ने क्या किया है कि उन्होंने अपने क्लेम्स को डिवाइड कर दिया है. बहुत सारी कंपनी जो एक्सपोर्टर ऐसे, तो उन्होंने जब देखा कि गवर्नमेंट ने 2 करोड़ का कैप लगा दिया है, तो नंबर ऑफ एक्सपोर्टर्स और द कंपनीज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्टिंग हैव एक्चुअली डिवाइडेड देयर क्लेम्स इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम रिफंड, इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम इंसेंटिव अंडर दिस स्कीम. क्योंकि 2 करोड़ का कैप लगा है, तो 2 करोड़ का कैप एक एक्सपोर्टर के लिए लगा है. तो अब कंपनी क्या कर रही है, दे आर डिवाइडिंग देयर क्लेम्स इनटू देयर डिफरेंट सब्सिडीज, तो ताकि उनका जो 2 करोड़ का कैप है वो उन पर एप्लीकेबल ना हो. 2 करोड़ एक एक्सपोर्टर के लिए, तो अगर आपकी कई सारी सब्सिडीज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं, उनके नाम से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हर सब्सिडरी के लिए 2-2 करोड़ का लिमिट हो जाएगी. तो इट विल बेनिफिट द एक्सपोर्टर. हालांकि कॉमर्स डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है कि कॉमर्स डिपार्टमेंट इस चीज़ पर, इस एक्टिविटी पर बहुत क्लोजली वॉच करेगा कि कोई भी कंपनी इस तरह की माल प्रैक्टिसेस या कोई भी एक्सपोर्टर इस तरह की माल प्रैक्टिसेस ना यूज करे. In order to violate the department caps on MEIS scheme, that is 2 crore for every exporter on transaction made between September 1 to December 31st. और जैसा कि हम सभी को पता है कि जनवरी 2021 में ये स्कीम बंद करने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो दिसंबर तक के लिए भी कैप लगा दिया. तो अब एक्सपोर्टर डिफरेंट प्रैक्टिसेस ढूंढ रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द स्क्रिप. आपको पता होगा MEIS में स्क्रिप दी जाती है, तो वो अपने एक्सपोर्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं इनटू डिफरेंट सब्सिडीज. सो नंबर ऑफ जितनी मैक्सिमम स्क्रिप ले पाए फॉर गेटिंग द मैक्सिमम incentive. According to the industry analyst, this will impact large exporters such as two-wheeler makers Bajaj Auto and TVS Motor, apart from the major engineering good exporters. हालांकि इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, इंडस्ट्री एनालिस्ट का ये कहना है कि गवर्नमेंट का ये मूव, जो कि MEIS और सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम को सस्पेंड करने का और नई स्कीम लाने का, it is actually not going to help the large exporter just like बजाज एंड TVS. और इंजीनियरिंग गुड्स के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको
इस स्कीम के सस्पेंशन से या रिवोकेशन से बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। बट गवर्नमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसा कि हम देख सकते हैं। अगर हम डेटा देखें तो फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 20 तक गवर्नमेंट का कंटिन्यूअस स्पेंडिंग बढ़ रही है ऑन MEIS स्कीम। तो MEIS लायबिलिटी तो गवर्नमेंट की कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, बट अगर हम देखें एक्सपोर्ट तो उसके कंपैरिजन में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है। जैसा कि हम देख सकते हैं, दिस ग्राफ जो बार ग्राफ है ये इंडिकेट करता है MEIS लायबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 15 में अप्रॉक्सीमेटली 21 के थी, जो 19 तक बढ़कर 43 के तक आ गई। जबकि अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें ट्रिलियन में, तो फाइनेंशियल ईयर 2015 में 17 ट्रिलियन था और 20 तक 22 ट्रिलियन लिया। तो आप इसके ये लायबिलिटी MEIS लायबिलिटी कितनी सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है और एक्सपोर्ट उसके एवरेज में कुछ नहीं बढ़ा। दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सस्पेंड और रिवोक्ड द MEIS स्कीम दैट वाज लॉन्च्ड अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। इंडियन साइट्स अवेस्ट DCGI नोट्स टू रिजॉर्ट ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ट्रायल। कल हमने डिस्कस किया था कि DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को नोटिस दिए कि किस बिहार पर वो ट्रायल जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन थी उसका ट्रायल कंटिन्यू कर रही, जबकि अदर कंट्रीज में जस्ट लाइक USA UK में ये ट्रायल बंद हो चुका है बिकॉज ऑफ सर्टेन इलनेस रिपोर्टेड इनटू वॉलंटियर। तो इंडिया में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है दैट इज वेटिंग फॉर द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाज डायरेक्शन ऑन द ट्रायल ऑफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। तो अगर सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड या सेफ्टी मॉनिटरिंग नॉर्म्स को देखते हुए अगर DCGI परमिट करता है तो ही इंडिया में ट्रायल कंटिन्यू होंगे। तो इंडिया कैन वेट और इंडिया विल वेट अंटिल द कंट्रीज ड्रग रेगुलेटर गिव्स द गो अहेड टू रीस्टार्ट द ट्रायल as per the people aware about this matter। तो अब इस पे देखने की बात है कि जो DCGI है वो नोट देता है कि वो भी UK की तरह इंडिया में ट्रायल्स को सस्पेंड कर देता है, और अगर ये ट्रायल्स बंद होते हैं तो बहुत बड़ी जो होप थी कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन लाने की वो वैनिश हो जाएगी। अब देख लेते हैं अदर न्यूज क्लिप। मनरेगा फंड फास्ट ड्राइंग अप एज डिमांड सर्ज एमिड कोविड-19। तो कोविड-19 की वजह से जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, लेबर अपने वर्किंग प्लेस से अपने नेटिव प्लेस, अपने गांव, विलेज, सिटी, अपने स्टेट पहुंचे, उसकी वजह से सडनली मनरेगा में डिमांड बढ़ गई है, और जिसकी वजह से जो मनरेगा को जो फंड एलोकेट होता है वो उसका 60% फंड 5 मंथ में ही एग्जॉस्ट हो गया है। अभी फाइनेंशियल ईयर के जो 5 मंथ ही खत्म हुए तो उसी में वो 60% फंड जो एलोकेट हुआ था फॉर मनरेगा स्कीम वो एग्जॉस्ट हो गया। तो अब आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे मनरेगा की स्कीम को कंटिन्यू करेगी, क्या एक्स्ट्रा फंड एलोकेशन होगा, ये देखने की बात है। बट कोविड-19 की वजह से मनरेगा में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। वर्कर्स अपने नेटिव प्लेस पहुंच गए जहां पर वो मनरेगा के अंतर्गत या तो वो वर्क डिमांड कर रहे हैं या वो भत्ता डिमांड कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से 60% इंक्रीज देखा गया है एलोकेशन जो फंड हुआ है उसके यूटिलाइजेशन में। आप देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। एम्प्लॉइज लाइकली टू गेट 10% डिस्काउंट इन LIC IPO। जैसा कि हम सभी को पता है कि LIC इज गोइंग फॉर प्राइवेटाइजेशन, तो जल्दी ही LIC का IPO आने वाला है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है दैट इट मे हैपन दैट जो LIC के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको LIC के IPO में 10% का डिस्काउंट मिले। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू इंसेंटिवाइज द पार्टिसिपेशन ऑफ द LIC's एम्प्लॉय एंड द रिटेल इन्वेस्टर्स। बेसिकली एम्प्लॉय रिटेल इन्वेस्टर्स ही होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं होते, तो उनके पार्टिसिपेशन को इंसेंटिवाइज करने का प्लान कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर LIC IPO, और 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और इसके बाद 10% के जो शेयर्स हैं वो स्पेशली एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। और अपार्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय अगर कोई अदर रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, इंस्टीट्यूशनल नहीं, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा इन्वेस्टर जो कि LIC का एम्प्लॉय नहीं है तो उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा इनटू LIC IPO। So center has decided, and center definitely now going to sell the 75% of its stake into LIC for upcoming months into 1 or 2 tranches। So एक गो में नहीं जाएगा, हो सकता है 2 tranches देखने को मिले, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी LIC एक्ट में
अमेंडमेंट्स प्रपोज कर दिए। तो जैसे ही अमेंडमेंट्स हो जाएंगे वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LIC का IPO लेकर आएगी, जिसमें 10% डिस्काउंट एम्प्लॉयज को मिलेगा, 5% डिस्काउंट अदर रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा। ये न्यूज क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी फिलहाल के लिए ये नहीं चाहती कि कोई बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल डोमिनेंस हो LIC में। दैट इज वाई दिस प्रेफरेंस इज प्रायोरिटाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज। यस बैंक रिटर्न्स 15,000 करोड़ टू RBI। प्राइवेट सेक्टर लेंडर यस बैंक रीपेड इट्स 15,000 करोड़ लोन्स टू RBI, जो कि RBI ने स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत सितंबर 8 तक RBI को रिटर्न करने थे। जो डेडलाइन थी उससे पहले यस बैंक ने ये 50,000 करोड़ का जो लोन था, जो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी SLF के तहत RBI ने यस बैंक को दिया था इन ऑर्डर टू सेल थ्रू द फंडिंग शॉर्टेज और फंड शॉर्टेज कंडीशंस। तो वो यस बैंक ने पहले ही ड्यू डेट के पहले ही पे कर दिया। तो क्यों लोन दिया था ये RBI ने? RBI बेसिकली हैज एक्सटेंडेड द स्पेशल फंडिंग सपोर्ट एज अ पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम टू रेस्क्यू द एलिंग बैंक। अगर आपको याद हो तो यस बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक में रिसेंटली मिस्टर राणा की वजह से बहुत सारे जो फंड क्राइसिस जनरेट हुई थी। यस बैंक का आई थिंक के सबको पता होगा, सबने सुना होगा कुछ ना कुछ, जिसमें मनी सिफन ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए थे, जिसके बाद से यस बैंक ने एक लिमिट लगा दी थी कि 50,000 से ज़्यादा का कोई विड्रॉल नहीं कर पाएगा उसके जो डिपॉजिटर्स हैं। तो इस तरह के कई सारे डोल ड्रम्स के बाद में RBI ने सपोर्ट किया था यस बैंक को फ्रॉम सेलिंग थ्रू दैट कंडीशन, जिसके लिए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत RBI ने यस बैंक को लेंड किया था, जिसकी ड्यू डेट 8 सितंबर 8 थी। हालांकि यस बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को रिवाइव किया और ड्यू डेट के बहुत पहले ही अपना लोन रीपे कर दिया। इसके बाद क्रिसिल ने अपग्रेड कर दिया है यस बैंक की रेटिंग को फ्रॉम A2 टू A2 प्लस। तो जैसे यस बैंक ने अपना ये लोन रीपेमेंट किया, वैसे ही क्रिसिल ने यस बैंक की रेटिंग को अपडेट कर दिया। जैसा कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि यस बैंक भी डूब जाएगा जस्ट लाइक अदर बैंक, यस बैंक रिवाइव कर गया फ्रॉम दैट फाइनेंशियल डोलड्रम सिचुएशन। वोकैबुलरी ऑफ द डे, बेहेमथ। बेहेमथ मीन विशालकाय, आबी घोड़ा या विशालकाय पशु। तो बेहेमथ जो हमने अभी अमेजॉन और रिलायंस का रिटेल का जो स्ट्रैटेजिक अलायंस हो रहा है उसके कंटेक्स्ट में इस वर्ड को पढ़ा था। These are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, write down comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.